हेलो दोस्तों। पैसे से जुड़े फैसले करना हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाना और उसे संभालना केवल गणित या फाइनेंस का खेल नहीं है? असल में पैसा हमारी सोच, आदतों और भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। मॉर्गन हॉजल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि हमारी मानसिकता और व्यवहार का प्रतिबिंब है। ये किताब हमें समझाती है कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे सही तरीके से संभालना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा होने से खुशी और संतोष मिलेगा, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। मॉर्गन बताते हैं कि खुशी और वित्तीय स्थिरता का संबंध हमारी प्राथमिकताओं और अनुशासन से है। किताब के दाएं अध्यायों में मॉर्गन ने सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाया है कि पैसा कमाने और बचाने में धैर्य और सही आदतें क्यों जरूरी हैं। तेजी से अमीर बनने के शॉर्टकट अक्सर हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि लंबी अवधि की सोच और सही निवेश हमें सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करते हैं। पैसा हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह पूरी जिंदगी नहीं है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की कला सीखना ही असली सफलता है। चाहे आप करोड़पति बनना चाहते हो या अपने भविष्य के लिए थोड़ी बचत करना चाहते हो, यह किताब हर किसी के लिए फायदेमंद है। अगर आप भी अपनी वित्तीय जिंदगी में सुधार लाना चाहते हैं, तो इस किताब की सीखों को अपनी आदतों में शामिल करें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इस उपयोगी जानकारी का लाभ उठा सकें। दोस्तों, निवेश और बचत के लिए विशेष चिन्ह होने की जरूरत नहीं है। मॉर्गन हॉजल बताते हैं कि पैसा कमाना और उसे संभालना दो अलग चीजें हैं। इन्हें समझने के लिए हमें अपनी सोच और आदतों पर काम करना होगा। हर किसी की पैसे को लेकर अलग अलग कहानियां होती हैं। कुछ लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन गलत निवेश के कारण सब कुछ गंवा देते हैं। वहीं कुछ लोग पैसा केवल दिखावा करने का साधन मानते हैं और अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। सोचिए, आप अपनी तनख्वाह का कितना हिस्सा बचाते हैं? क्या आप बिना सोचे समझे खर्च करते हैं? क्या आप भविष्य के लिए निवेश करने से डरते हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढकर आप अपनी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन इसे सही तरीके से संभालना और समझदारी से निवेश करना उससे भी ज्यादा अहम है। यह न सिर्फ अमीर बनने का जरिया है, बल्कि आजादी पाने का साधन भी है। मॉर्गन हॉजल के अनुसार छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हर महीने थोड़ा पैसा बचाना और लंबे समय तक निवेश में धैर्य बनाए रखना आपको आर्थिक स्थिरता की ओर ले जाएगा। जल्दबाजी और दिखावे से बचना, सही आदतों और अनुशासन को अपनाना ही सफलता की कुंजी है। मॉर्गन ने एक दिलचस्प किस्सा साझा किया है। जब वे कॉलेज में थे, तो एक आलीशान होटल में वेटर की नौकरी करते थे। वहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव अक्सर आता था, जो दिखावे में खूब खर्च करता था। लेकिन कुछ समय बाद उसने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी, क्योंकि उसने पैसे को सही तरीके से नहीं संभाला। यह घटना हमें सिखाती है कि पैसा कमाना काफी नहीं है, इसे संभालने और बचाने की समझ होना जरूरी है। जो लोग धैर्य और अनुशासन से काम लेते हैं, वे लंबे समय तक वित्तीय रूप से मजबूत बने रहते हैं। अगर आप भी अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं, तो पैसे को समझने और संभालने की इस कला को सीखें। छोटी छोटी आदतें अपनाएं, सही दिशा में निवेश करें और अपनी सोच को बदलें। सिर्फ 20 साल की उम्र में एक यंग इंजीनियर ने वाईफाई राउटर के लिए एक अनोखा कंपोनेंट डिजाइन किया और उसे पेटेंट करा लिया। उस लड़के ने अपनी काबिलियत से कई टेक्नोलॉजी कंपनियां शुरू की और बाद में उन्हें बेचकर बड़ी रकम कमाई। वह यंग मिलियनेयर था, लेकिन पैसों को संभालने में उतना ही लापरवाह। जहां भी जाता, नोटों की गड्डी साथ लेकर चलता और हर किसी को दिखाकर अपनी दौलत का प्रदर्शन करता। एक बार उसने गाड़ी पार्क करने वाले गार्ड को बुलाकर सोने के सिक्के मंगवाए, लेकिन उन गोल्ड कॉइन्स का उसने क्या किया? उसने उन्हें दोस्तों के साथ समुद्र में फेंक दिया, जैसे कोई तालाब में पत्थर फेंकता है। फिर एक दिन होटल के लैंप से टकराने पर जब मैनेजर ने उससे $500 मांगे, तो उसने गुस्से में $5,000 निकालकर मैनेजर के मुंह पर फेंक दिए और कहा, अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस यंग मिलियनेयर का कुछ ही समय बाद दिवाला निकल गया। उसने जो भी कमाया था, सब बर्बाद कर दिया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि पैसा भले ही आपको सब कुछ खरीदने का मौका दे,
लेकिन अच्छा व्यवहार और समझदारी से पैसा संभालने की कला आपको खुद ही सीखनी पड़ती है। अब एक और दिलचस्प कहानी सुनते हैं। रोनाल्ड रीड, जो एक साधारण चौकीदार था, अपने परिवार में पहला व्यक्ति था जिसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की। वह इतने गरीब थे कि स्कूल जाने के लिए रोज लिफ्ट लेना पड़ता था। उसने 5 साल तक एक गैस स्टेशन में गाड़ियां रिपेयर की और फिर वैसी साल तक एक स्टोर में फ्लोर साफ करने का काम किया। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसने पैसों को संभालने और बचाने में असाधारण समझदारी दिखाई। उसने अपनी छोटी छोटी बचत को सही जगह निवेश किया। जब रोनाल्ड का निधन हुआ तो लोगों को पता चला कि उसने $8 मिलियन की संपत्ति बनाई थी। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से संभालना और समझदारी से निवेश करना। चाहे आप अमीर हो या साधारण व्यक्ति, अनुशासन और धैर्य से ही आर्थिक सफलता पाई जा सकती है। 38 साल की उम्र में रोनाल्ड रीड ने एक 2 बेडरूम का घर खरीदा। उसने वह घर $12,000 में खरीदा और अपनी पूरी जिंदगी उस घर में बिताई। रोनाल्ड की शादी हुई थी, लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं थे। जब वह 35 साल का हुआ तो उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके पड़ोसी बताते थे कि रोनाल्ड को लकड़ियां काटना बहुत पसंद था। 2012 में जब रोनाल्ड की उम्र 92 साल थी, उसने सबको चौंका दिया। उसकी मौत के बाद यह खबर सामने आई कि उसके पास $8 मिलियन की संपत्ति थी। उसने $2 मिलियन अपने सौतेले बच्चों को छोड़े थे और $6 मिलियन एक स्थानीय अस्पताल और लाइब्रेरी को दान कर दिए थे। रोनाल्ड रीड के बारे में विकिपीडिया पर आप पढ़ सकते हैं कि वह एक चौकीदार, गैस स्टेशन अटेंडेंट, निवेशक, समाज सेवक और मिलियनेयर था। लेकिन यह सब कैसे हुआ? इसमें कोई जादू या ट्रिक नहीं थी। रोनाल्ड ने न तो लॉटरी जीती थी और न ही उसे कोई खानदानी दौलत मिली थी। रोनाल्ड ने अपनी पूरी जिंदगी में पैसा बचाया और उसे ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश किया। उसकी सबसे बड़ी आदत थी हर पैसे को बचाना। वह कभी भी अपने निवेश से ब्याज नहीं निकालता था। उसने अपनी बचत को सालों साल कंपाउंड किया और इस प्रक्रिया ने उसे $8 मिलियन तक पहुंचा दिया। क्या आप जानते हैं कि कंपाउंडिंग का क्या मतलब है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपकी निवेश की राशि पर जो ब्याज मिलता है, वही ब्याज फिर से उस पर जुड़ जाता है, जिससे आपकी संपत्ति लगातार बढ़ती जाती है। हम इसे अगले कुछ समय में और विस्तार से समझेंगे। अब एक और कहानी पर ध्यान दें। यह कहानी रिचर्ड फ्यूज की है, जो एक बिल्कुल अलग कहानी है। रिचर्ड एक बड़े कंपनी मेरिल लिंच में एक कार्यकारी था। उसने हार्वर्ड से एमबीए किया था और 36 साल की उम्र में रिटायर हो गया था। रिचर्ड का 6000 स्क्वायर फीट का शानदार बंगला था, जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 2 लिफ्ट, 7 गैराज और एलर बाथरूम थे। इस बंगले की मेंटेनेंस का खर्च नेट $3000 महीना था। लेकिन रिचर्ड ने अपने बंगले की मेंटेनेंस के लिए भारी उधार लिया था। फिर 2008 में जब वित्तीय संकट आया तो रिचर्ड की किस्मत पलट गई और वह एक रात में फुटपाथ पर आ गया। उसी साल उसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया। इन दोनों कहानियों से हमने क्या सीखा? सबसे बड़ी बात यह है कि वित्तीय सफलता कोई जादू नहीं है। यह कोई जटिल विज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक सीधी बात है। बचत, समझदारी से निवेश और अनुशासन से आप भी एक मजबूत वित्तीय स्थिति बना सकते हैं। रोनाल्ड रीड जैसे लोग भी सफलता हासिल कर सकते हैं, जबकि रिचर्ड जैसे लोग जो दिखावे में फंसकर उधार पर जिंदा रहते हैं, असफल हो सकते हैं। एक साधारण शख्स जैसे कि रोनाल्ड रीड, जो मामूली शिक्षा और अनुभव के साथ था, वह एक सर्जन, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता था, लेकिन वही शख्स फाइनेंस की दुनिया में शानदार सफलता हासिल कर सकता था। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है। यह एक ऐसी फील्ड है जहां आपकी जानकारी से ज्यादा अहम यह होता है कि आप पैसों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, आपकी मानसिकता और आदतें क्या हैं। फाइनेंस केवल पैसे का खेल नहीं है, बल्कि यह पैसे की साइकोलॉजी समझने का तरीका है। आपके पास कितनी भी शिक्षा या अनुभव हो, पैसे के साथ आपका दृष्टिकोण, आपके निर्णय और आपके कदम ही ज्यादा मायने रखते हैं। इसे सीखने के लिए आपको हमेशा सतर्क रहना और ध्यान से काम करना होगा। हर कोई अमीर बन सकता है, लेकिन हर कोई हम्बल नहीं होता। इस बारे में जॉन सी बोगल, जो वैंगार्ड के संस्थापक थे, ने एक कहानी सुनाई थी। एक बड़े बिलियनियर के घर पार्टी हो रही थी। एक कोने में कर्ट वेंकट और जफ हेलर बैठे थे और वे अपने होस्ट की आमदनी पर चर्चा कर रहे थे, जो एक फंड मैनेजर था। कर्ट ने कहा,
उस आदमी की एक दिन की कमाई भी जोसेफ के नोवेल के एचवाइजे की पूरी साल की बिक्री से ज्यादा है। इस पर जोसेफ ने जवाब दिया, मेरे पास वो है जो इस फंड मैनेजर के पास कभी नहीं होगा, और वह है एनएफ, एनफ। इसका मतलब था कि संतोष जिसे कोई भी माप नहीं सकता, न पैसे से न शोशे से। क्या आप कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसा है? क्या आप संतुष्ट हैं? अब बात करते हैं रजत गुप्ता की, जिनकी कहानी एक प्रेरणा है। रजत गुप्ता, जो कोलकाता के एक गरीब अनाथ लड़के से थे, 65 की उम्र में मैकिन्सी एंड कंपनी के सीईओ बने। उनका सफर साधारण से असाधारण तक का था। 2007 में जब वह मैकिन्सी से रिटायर हुए, उन्हें संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महत्वपूर्ण पद मिले थे। रजत ने 5 अलग अलग कंपनियों के बोर्ड में काम किया। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर उन्होंने न सिर्फ अपने आप को अमीर बनाया, बल्कि एक महान लीडर भी बने। 2008 तक उनकी नेट वर्थ $1/2 मिलियन हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह कभी भी अपने पैसे से संतुष्ट नहीं हुए। वह एक बिलियनेयर बनना चाहते थे और फिर गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गए। यह कहानी यह सिखाती है कि पैसे के प्रति मानसिकता, सही मौके को पहचानना और सही फैसले लेना ही सबसे महत्वपूर्ण है। रजत गुप्ता का सफर यह दर्शाता है कि अगर आपका दृष्टिकोण सही हो और आप कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ काम करें, तो कोई भी इंसान, चाहे वह कहां से आया हो, अपने सपनों को पूरा कर सकता है। रजत गुप्ता की कहानी ने हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपनी सफलता और संपत्ति को संतुष्टि के साथ स्वीकार करना चाहिए, बजाय इसके कि हम और ज्यादा पाने के लिए लालच में और सब कुछ गवा बैठें। 2008 के आर्थिक संकट में जब गोल्डमैन सैक्स को वारेन बफे से $5 बिलियन की मदद मिली, रजत ने जानबूझकर इसका फायदा उठाया और अंदरूनी जानकारी का उपयोग करके हिच फंड मैनेजर को स्टॉक खरीदने के लिए प्रेरित किया। इससे उन्होंने बहुत बड़ा फायदा तो कमाया, लेकिन अंत में उन्हें अपनी संपूर्ण संपत्ति और प्रतिष्ठा को खोना पड़ा। यह एक क्लासिक उदाहरण है कि किस तरह लालच इंसान को सब कुछ खोने की ओर ले जाता है। 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं। 1. अधिकार और लालच का संतुलन। अधिक दौलत या शक्ति की लालसा हमें अपनी सीमा भूलने पर मजबूर कर सकती है। रजत गुप्ता के पास पहले ही बहुत कुछ था, धन, प्रसिद्धि और स्वतंत्रता। फिर भी उन्होंने एक और कदम बढ़ाने की कोशिश की और अंत में सब खो दिया। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जब आपके पास पर्याप्त हो तो खुद को रोकने का मादा रखना। सोशल कंपैरिजन। दूसरों से तुलना करना एक समस्या बन सकती है। अगर आप अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी सफलता की तुलना करते हैं, तो आपको कभी संतोष नहीं मिलेगा। यह देखा गया है कि कई बार लोग दूसरों की दौलत और प्रसिद्धि देखकर अपनी स्थिति को लेकर असंतुष्ट हो जाते हैं, जैसे कि रजत ने किया। 3. संतुष्टि और पर्याप्तता। एनफ यानी संतोष का एहसास होना सबसे जरूरी है। जब तक हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे पास जितना है वही पर्याप्त है, तब तक हम अधिक पाने की कोशिश में फंसे रहते हैं, जो अंत में नुकसान का कारण बनता है। संतुष्टि और संतुलित जीवन जीना असल सफलता है। रजत गुप्ता की कहानी एक चेतावनी है कि अमीरी, पावर और प्रतिष्ठा की दौड़ में खुद को संतुष्ट रखना और अपनी हद को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम उसकी तुलना माइक ड्रॉट से करें, जो कि सालाना फॉर्च्यून $30 मिलियन कमाता है और 12 साल का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो हमें यह हॉकी खिलाड़ी किसी गरीब जैसा लगेगा। अब मान लीजिए कि एक हेज फंड मैनेजर $36 मिलियन सालाना कमाता है, पर 2008 में टॉप 10 हेज फंड मैनेजर कम से कम $360 मिलियन सालाना कमाते थे। तो हमें $36 मिलियन उसकी तुलना में बहुत कम लगेंगे। लेकिन अगर टॉप 10 हेज फंड मैनेजर अपनी तुलना टॉप 5 से करें, तो टॉप 5 हेज फंड मैनेजर सालाना $770 मिलियन कमाते हैं। और अगर टॉप 5 अपनी तुलना वारेन बफेट से करें, जिनकी नेटवर्थ 2010 में $24 बिलियन थी, तो आप देख सकते हैं कि सोशल कंपैरिजन की दीवार बहुत ऊंची है। कोई भी इसे छू नहीं सकता। अगर आप इस खेल में शामिल हो जाते हैं कि मैं अपने दोस्तों जितना अमीर होना चाहता हूं, तो आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि पैसे कमाने और जीतने की कोई सीमा नहीं है। कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जहां आपको एनफ लगे और आप संतुष्ट महसूस करें। जीतने का एकमात्र तरीका है कि आप मुकाबला करना ही बंद कर दें। मान लीजिए कि आपके पास पहले से काफी है, भले ही आपके आसपास के लोग और भी अधिक पाने की चाहत में पागल हो रहे हों। लास वेगास के एक डीलर ने एक बार कहा था,
कसीनो में जीतने का एक ही तरीका है, बस खेल छोड़ दो। सोचिए, आप एक एग्जीक्यूटिव विलेज की पार्टी में हैं। आप और आपके दोस्त चर्चा कर रहे हैं कि कौन सबसे अमीर है, किसके पास सबसे बड़ा घर है और कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन आप देखेंगे कि असल में कोई भी जीत नहीं रहा है। जो असली विजेता होगा वह वही है जो खुद से संतुष्ट है, जो एक छोटे से घर में एक प्यार करने वाली फैमिली के साथ खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। लेसन नंबर 3। कुछ चीजें पैसे, प्रसिद्धि और पावर से भी बढ़कर होती हैं, चाहे आपके पास ये सब कितना ही ज्यादा क्यों न हो। यह बात रजत गुप्ता ने जेल से छूटने के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के अपने इंटरव्यू में कही थी। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इस घटना से क्या सीखा, तो उन्होंने कहा, किसी भी चीज से ज्यादा अटैचमेंट मत रखो, चाहे वह आपकी प्रतिष्ठा हो या आपकी उपलब्धियां। ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। इस हादसे ने मेरी पूरी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया, लेकिन मैंने अब यह सीख लिया है कि मुझे इनसे भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। रजत गुप्ता खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वे अपने किए गए काम की सफाई दे रहे थे, लेकिन उनका यह कहना गलत था। रेपुटेशन, फ्रीडम, परिवार, दोस्त, प्यार और खुशियां, ये सभी बेशकीमती हैं, लेकिन इनका मूल्य तभी समझा जा सकता है जब आप अपनी हद को जानें। आपको यह समझना जरूरी है कि कब रिस्क लेना है और कब एनफ का मतलब सच में एनफ होता है। इन सब के साथ साथ कंपाउंडिंग का एक अहम पहलू है, जिसे हम एक फील्ड से सीखकर दूसरी फील्ड में लागू कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आइस एज क्यों आया था? यह कुछ उसी तरह है जैसे इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग काम करती है। आपका पैसा बढ़ता रहता है। 19वीं सदी में वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हुए थे कि धरती में कभी आइस एज आया था, और यह कोई एक बार नहीं बल्कि 5 बार हुआ है। इन घटनाओं के बारे में हमें आज काफी जानकारी है। अब आप सोच सकते हैं कि पूरी पृथ्वी को बर्फ से ढकने और फिर से बर्फ से ढकने में कितनी ऊर्जा लगती है। तो यह घटना 5 बार हुई है। आइस एज का कारण क्या था? इसके पीछे कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरी के अनुसार माउंटेन रेंज में हलचल होने के कारण जलवायु में बदलाव आया। वहीं मिलनकोविक ने कहा कि पृथ्वी की दूरी में बदलाव के कारण सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल ताकत का प्रभाव पड़ा, जिससे पृथ्वी को अतिरिक्त सोलर रेडिएशन मिला। रूस के वैज्ञानिक व्लादिमीर कॉपिन ने इस थ्योरी में एक और कारण जोड़ा। वह यह था कि पृथ्वी का टिल्ट असामान्य था, जिससे गर्मियों के दौरान भी ठंडक बढ़ने लगी। इस प्रक्रिया में गर्मी इतनी नहीं थी कि बर्फ को पूरी तरह पिघला सके, लेकिन इसके बावजूद बर्फ सर्दियों के मौसम में बनी रही और साल दर साल बर्फ की परतें जमा होती रहीं। यह सब कुछ कंपाउंडिंग के सिद्धांत की तरह है। मान लीजिए, आपने अपनी सालाना सैलरी का 10% इंडेक्स फंड में जमा करना शुरू किया और आपकी सालाना ब्याज दर 10% है, तो अगले साल आपका 10% और 10% ब्याज के साथ बढ़ेगा। हर साल आप अपने 10% को जमा करते जाएंगे और धीरे धीरे आपकी रकम बढ़ती जाएगी। सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत से, जैसे हर साल 10% जोड़ना, आप देख सकते हैं कि समय के साथ आपका पैसा कंपाउंड होकर कितना बढ़ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे बर्फ की परतें जमा होती गईं और आइस एज ने जन्म लिया। हर साल 10% जोड़ने और ब्याज दर का भी हर साल बढ़ना, यही कंपाउंडिंग का जादू है। अगर आप इस पैसे को अगले 10 साल तक नहीं निकालते, तो आप मिलेनियर बन सकते हैं। जैसे आइस एज धीरे धीरे बर्फ के जमा होने से आया, ठीक वैसे ही कंपाउंडिंग भी समय के साथ आपके पैसों को बढ़ाती है। वॉरेन बफेट की स्टोरी इस सिद्धांत का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र से निवेश करना शुरू किया था और कभी भी अपने निवेश पर आए ब्याज का पैसा नहीं निकाला। उन्होंने इसे जमने दिया और 89 साल की उम्र में उनके पास $10 बिलियन हो गए। यह उनके अनुशासन और दशकों तक लगातार कंपाउंडिंग का परिणाम था। अगर आप कैलकुलेट करें, तो वॉरेन बफे ने अपने 25वें जन्मदिन के बाद ही इतनी बड़ी संपत्ति बनाई थी। उनकी सफलता का राज था निवेश में निरंतरता। जब वे 80 या 30 साल के थे, तो उन्होंने अपना पैसा यूं ही खर्च नहीं किया, बल्कि इसे हमेशा निवेश करते गए। यही वजह थी कि जब वे 60 या 70 साल के हुए, तो उनका निवेश काफी बढ़ चुका था। उन्होंने 80वें साल तक पैसे जमा किए और जब वे 89 साल के हुए, तो उनका कुल नेटवर्थ $88.5 बिलियन था। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अमीर बनने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक तरीका है, लगातार निवेश और धैर्य रखना। यह बात हमें उन निवेशकों की कहानियों से भी समझ में आती है, जिनके लिए निवेश सिर्फ एक तरीका नहीं था,
बल्कि जीवन का तरीका बन चुका था। जेसी लिवरमोर की कहानी भी इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। वह अपने टाइम के सबसे बेस्ट स्टॉक ट्रेडर्स में से एक थे। 25 साल की उम्र में ही उन्होंने $60 मिलियन कमा लिए थे। लेकिन माई 1929 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और ग्रेट डिप्रेशन आया, तब उनकी सारी संपत्ति उजड़ गई। उस दिन 29 अक्टूबर 1929 को उनका परिवार घर पर उनका इंतजार कर रहा था। उनके परिवार के सदस्य चिंतित थे, लेकिन जैसी घर पहुंचे तो वह शॉक में थे। वह शौक इस बात का नहीं था कि उनका दिवालिया हो गया था, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अपनी गलती से क्या सीखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता और विफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है वह है धैर्य, सतत निवेश और सच्ची सीख। जेसी लिवरमोर की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे बनाए रखना और स्थिरता बनाए रखना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जेसी ने 1999 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला था, तो उन्होंने सही भविष्यवाणी की और करोड़ों डॉलर कमाए। 29 अक्टूबर एंटीना टू 29 को जब बाकी सभी ट्रेडर्स ने यह माना था कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, जेसी ने भविष्यवाणी की कि वह नीचे गिरेगा। उसकी भविष्यवाणी सही साबित हुई और उस दिन उसने $3 बिलियन कमाए। वह रातों रात बिलियनियर बन गया। लेकिन इस सफलता के बाद भी जेसी लिवरमोर को आखिरकार अपनी हार का सामना करना पड़ा। विंसो एचईएनआईज के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद जेसी ने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एक के बाद एक बड़ी शर्तें लगाईं और वह लगातार जीता गया। लेकिन उसने सोचा कि यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। फिर 1963 में उसका सारा पैसा स्टॉक मार्केट में गंवा दिया और अंत में उसने अपनी जान ले ली। इस तरह से वही चीज अब्राहम जुमानस्की के साथ भी हुई थी, जिसने स्टॉक मार्केट के ऊपर चढ़ने का अंदाजा लगाया था और बाद में सुसाइड कर लिया। यहां पर सबसे बड़ा पाठ यह है कि पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। अमीर बनने के बाद आपको हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होता है और समझदारी से फैसले लेने होते हैं। पैसे के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आपको यह याद रखना होगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और किसी भी समय आपकी सारी दौलत छिन सकती है। इसलिए पैसे को बनाए रखने के लिए सोच समझकर खर्च करना और निवेश करना जरूरी है। वॉरेन बफे की कहानी इस परफेक्ट उदाहरण है। बफे ने 10 सालों तक लगातार अपने निवेश को बढ़ने दिया और धीरे धीरे कंपाउंड होते हुए उनकी संपत्ति ने विशाल आकार लिया। $14.5 बिलियन के साथ वॉरेन बफे ने यह सिद्ध कर दिया कि सही रणनीति और धैर्य से पैसा सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि उसे बनाए भी रखा जा सकता है। उनके द्वारा किए गए निवेशों में सततता और अनुशासन का सबसे बड़ा योगदान है और यही कारण है कि वह दशकों से अपनी संपत्ति को बनाए रख सके हैं। कुल मिलाकर अमीर बनने के लिए पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे बनाए रखना और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना और भी महत्वपूर्ण है। इस किताब में विभिन्न लोगों की कहानियों के माध्यम से यह दिखाया गया है कि पैसा कमाना और उसे बनाए रखना दोनों ही अलग-अलग चुनौतियां हैं। इनकी कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची संपत्ति और खुशी उन चीजों में है जो पैसे, प्रसिद्धि और ताकत से कहीं ऊपर है, जैसे कि सम्मान, स्वतंत्रता, परिवार, प्यार और खुशी। 1. वॉरेन बफे जैसे उदाहरण से यह साबित होता है कि असली सफलता के लिए एक स्थिर और धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण की जरूरत होती है। उन्होंने पोर मंदियों रिसेशंस के बावजूद कभी घबराकर अपने स्टॉक्स नहीं बेचे। उन्होंने अपनी रणनीतियों को बनाए रखा, कभी रिटायर नहीं हुए और लगातार निवेश करते रहे। उनका यह दृष्टिकोण और अनुशासन उन्हें लंबी अवधि में अमीर बनाने में सफल रहा। दूसरी ओर जेसी लिवरमोर और अब्राहम जर्मन्स्की जैसे लोग बहुत जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में अपनी सारी संपत्ति गंवा बैठे और अंत में आत्महत्या कर ली। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अत्यधिक आत्मविश्वास और लापरवाही का परिणाम विनाशकारी हो सकता है। रजत गुप्ता और रिचर्ड फुस्कोन जैसे लोग भी अपनी महत्वाकांक्षाओं और गलत निर्णयों के कारण बड़े नुकसान से गुजरे। रजत गुप्ता ने अपनी सफलता के बाद एक और बड़ी रकम की चाह में अपनी प्रतिष्ठा खो दी, जबकि रिचर्ड ने 2008 के संकट में सब कुछ गंवा दिया। इसलिए इस किताब से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि अमीर बनने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अपनी संपत्ति को बनाए रखने के लिए संयम, समझदारी और आत्ममूल्य बहुत महत्वपूर्ण है।
समझदारी से निवेश करना, अपनी मेहनत की कद्र करना और समय के साथ धैर्य रखना ही एकमात्र रास्ता है जो आपको सफलता और स्थिरता दिला सकता है। अंततः किसी भी जीवन के मूल्य को समझने के लिए हमें यह याद रखना चाहिए कि पैसा, पावर और प्रसिद्धि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है परिवार, प्यार और खुशियां। जीवन का सफर जीत और हार के बीच संतुलन बनाने का है और हम्बल होना, अपनी स्थिति का सही मूल्य समझना सबसे महत्वपूर्ण है। इस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से यह समझने की कोशिश की गई है कि पैसा सिर्फ गणित नहीं, बल्कि हमारी सोच, आदतें और निर्णय लेने की प्रक्रिया का परिणाम है। ये किताब हमें यह सिखाती है कि समझदारी से पैसा खर्च करना, भविष्य के लिए बचत करना और धैर्य बनाए रखना कितने महत्वपूर्ण है। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो वित्तीय रूप से सफलता हासिल करने के साथ-साथ हमें मानसिक शांति भी मिल सकती है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने इस किताब से क्या सीखा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभकामनाएं।